नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45 न्यूज। बिहार चुनाव में अभी कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार की सियासत सीधे केंद्र को प्रभावित करती है। पीएम मोदी इस बार सिवान पहुंचे थे। कभी राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली रही सिवान में एक वक्त बाहुबली शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। पीएम मोदी का सिवान दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इस इलाके में 24 में 10 सीटों पर हार झेली थी। खुद सिवान में 8 में से मात्र 2 सीट एनडीए जीत पाई थी। पीएम मोदी ने दौरा कर सभी 24 सीटों पर नजर डाली है। हालांकि तेजस्वी ने इस दौरे पर पीएम मोदी पर तीखा प्रहार किया है। पीएम मोदी को उन्होंने जेब कतरा तक कह दिया है। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं और अभी से बयानों के स्तर गिरने लगे हैं। फिलहाल बिहार में मची सियासी हलचल पर एक पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर पहुंचे। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी का यह चौथा दौरा था। इस बार पीएम मोदी सिवान पहुंचे थे। सिवान के जसौली में पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। हालांकि पीएम मोदी को दौरे को लेकर आरजेडी तो पहले से ही हमलावर थी। जैसे ही पीएम मोदी ने दौरा खत्म किया, फिर तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए पीएम मोदी के सभी आरोपों पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जेब कतरा तक करार दिया। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं। बिहार वासियों, जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। प्रधानमंत्री और क्या करें? बिहार के लोगों का पॉकेट है ना हमारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। वहीं लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और पीएम मोदी के सिवान दौरे पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने करारा पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले पड़ रहे हैं, संभल कर। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी लगाया। पीएम मोदी का इस साल ये चौथा दौरा है। इससे पहले वे भागलपुर, मधुबनी और 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। वहीं 20 जून को बिहार दौरे पर एक बार फिर आए हैं। बिहार के सिवान दौरे पर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए एनडीए सारण प्रमंडल की 24 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहा है, जहां पर 24 में 14 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। वहीं सारण प्रमंडल के सिवान में, जहां पर पीएम मोदी ने आज रैली की थी, वहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर महागठबंधन का कब्जा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान की 6 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया था, जबकि मात्र 2 सीट पर बीजेपी जीत पाई थी, जबकि जेडीयू का इस क्षेत्र में खाता तक नहीं खुला था। पीएम मोदी, राहुल गांधी सरीखे कई दलों के शीर्ष नेता बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति सीधे केंद्र की राजनीति पर असर डालती है, इसलिए केंद्र की किसी भी सरकार के लिए बिहार का समीकरण काफी अहम होता है। बिहार की राजनीति कब और किस करवट लेगी, कहना मुश्किल होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी ने फिलहाल राज्य में नीतीश के जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी की महत्वाकांक्षा सभी लोग जानते हैं। इसीलिए पीएम मोदी लगातार दौरा भी कर रहे हैं। आने वाले महीनों में और कितना दौरा पीएम मोदी करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो जब जब बिहार में पीएम मोदी आते हैं, बिहार को सौगातें मोदी देकर जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसे ऐलान होते हैं जिससे बिहार को डेवलपमेंट में और आगे, यानी विकास की रफ्तार तेज हो सके। बिहार को सौगातें मोदी क्या मिला, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सोनल आनंद जी हैं जन स्वराज पार्टी से, भूपेंद्र यादव जी हैं बीजेपी से, कुमारी सोनल हैं
एलजेपी से, और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हमारे से। सर, आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। सर, कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है। अब वीडियो वार थम गया था बीच में, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। जब मोदी जी आते हैं तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को कई मौके ऐसे मिलते हैं जिसमें वो उनको घेर सकें। अच्छी बात है, घेरनी चाहिए, लेकिन बिहार कांग्रेस ने ये पूछा है कि मोदी जी आएंगे तो कितनी नौकरियां लाएंगे, कितनी फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, क्या इस बार पलायन मिटाएंगे? ये अकील साहब, बहुत सारे सवाल आपने वीडियो के जरिए पूछा है। तेजस्वी जी ने भी कटाक्ष किया है, लालू जी ने भी कटाक्ष किया है, बहुत हमलावर रहे आप। लेकिन क्या ऐसा नहीं कुछ लगा आपको कि मोदी जी जो बिहार आए हैं, उनकी ये चौथा इस साल का बिहार दौरा है, कुछ जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, 10,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, उद्घाटन परियोजनाओं का कर रहे हैं वो, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के प्रगति के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें आपको कुछ वेलकम भी करना चाहिए? जी अकील साहब। जी अजीत जी। जी जी, मोदी जी का चौथा दौरा है जी, और ये चौथा दौरा 40 दौरे में गुजर जाएगा, चिंता नहीं करना उसमें। अभी तो जिस तरह से वो गांधी मैदान पटना में जो आए थे, और संख्या नहीं जुटी, तो उस समय दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो हैं, उनको डांट डपट फटकार किया गया था, सूत्रों के मानने से जानकारी हुई। अब तो भीड़ जुटी है सर। लेकिन आज पूरे बिहार से विभिन्न जिलाओं से, प्रखंडों से बड़ी मुशक्कत के बाद 2-3 हजार आदमियों का भीड़ जुटा पाई, वो भी लगभग आप देखिएगा कि पूरे सिवान, गोपालगंज, पूरे बिहार के हर जिला से गाड़ी जी मंगवाया गया जी, और उसमें जेडीयू वाले नदारत रहे। हाँ, अच्छा, जेडीयू वाले नदारत रहे। समस्या कहां है सर आपकी? समस्या ये है कि उनको गाड़ी लेने आई गांव वालों को, या उनमें से बहुत सारे लोग आपके लोग थे जो उन्होंने बताया कि उनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है? समस्या क्या थी, प्रॉब्लम कहां थी कि मोदी में भीड़ जुटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं, जो गाड़ियां भेजी जाती लाने के लिए, वो तो हर नेता के साथ होता है ऐसा? जी, शासन के बल पर सेविका को जबरन नौकरी को हटा देने की धमकी पर, जी, बस मालिकों को धमकी देकर, जी, प्रशासन द्वारा जबरन, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, जबरदस्ती ये तानाशाही, 3,000 आदमी, पूरा वीडियो फुटेज मंगा के देख लीजिए। मोदी जी के सभा में 3,000 आदमी भी नहीं जुटा। दिलीप जायसवाल जी का पतंग कट गया। अच्छा। वो प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटा दिया जाएगा, ये आप ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। चलिए, ये तो आपके लिए खुशखबरी है कि चलो इतनी भीड़ नहीं जुट पाई। चल रही है, ये नीतीश कुमार भी चलिए आपकी मान लेते हैं सर कि उतनी भीड़ जो जुटाने की थी उतनी भीड़ नहीं आई, लेकिन आपको खुशी का एक मौका मिला। लेकिन जो 10,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, एक रोड मैप तैयार किया गया है, क्या आपको यह सिर्फ शगुफा लगता है, चुनावी वादे लगते हैं? हम छोटे लोग हैं ना जी, हम लोग छोटे लोग हैं। हम चुनाव के समय में बोल देंगे 5 लाख रुपया हम आपको दे देंगे जी, चुनाव के समय बोल देंगे जी। ये 11 साल से क्या कर रहे हैं? कहाँ है 60,000 करोड़ रुपया जो मिला था अभी आपको 24 में, कहाँ वो पैसा किया? हाँ, हम तो कह रहे हैं ना कि हम 5 लाख रुपया जनता को दे देंगे जी। जमीन पर क्या है सर? जमीन पर ये है, सुन लीजिए, अब जमीन पर क्या है सुन लीजिए। जमीन पर यह है कि 6,684 शहरी गरीब परिवारों को नए घरों की चाबी सौंपी गई है। ये जमीन पर है, और जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक की है। और इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर लोगों को पहली बार किस्त शामिल की गई है इसमें। तो क्या ये भी शगुफा है, झूठे वादे हैं, क्या है ये? ठीक है, उसको मानते हैं कि अगर कहीं कुछ गरीबों का भला होता है तो मानते हैं, लेकिन जनता छक चुकी है। सिर्फ सर 6,684 शहरी गरीब परिवारों को नए घर मिले हैं, छोटी बात नहीं है ना? सारी योजनाएं याद आती हैं, हर बार आते नए नए शगुफे छोड़ के चले जाते हैं जी, हर बार। इसीलिए देखिए इनके रैलियों में
इनके नाम से, भाजपा के नाम से जनता अब जुट नहीं रही है। अच्छा, और जबरन वीडियो वायरल हो रहा है, जबरन या फिर आपको नहीं दिखता? तस्वीर आपने देखी है? आज की तस्वीर देखी है आपने सर? ये देखिए हम चला रहे हैं, आप देखिए। ये जो पैसा इतना खर्च हो रहा है मोदी जी। अरे तो पैसा तो आप भी खर्च करते हैं, आप पैसा नहीं खर्च करते क्या? ये हम आपका पैसा है, बार बार आते हैं, शो करके चले जाते हैं। ये पैसा सरकार का, हमारा जनता का पैसा है। नहीं सुनिए, जनता का पैसा से आप जो है ना शो कीजिएगा। अखिल साहब, बिहार कांग्रेस ने जो 3 सवाल उठाए हैं वो बुनियादी सवाल थे कि भाई मोदी जी आएंगे तो कितनी नौकरियां लाएंगे, आप इस पर बैठते, इस पर बात करते, फैक्ट्रियां कितनी लगाएंगे इस पर आप रहते, पलायन पर रोक लगेगी कि नहीं इस पर आप रहते, लेकिन आप तो भटक रहे हैं। आप महागठबंधन में जो लोग हैं वो क्यों इतना भटकने लगते हैं मुद्दे से? की बात है, सुन लीजिए, शर्म की बात है कि बिहार के मजदूर झारखंड में जाके काम कर रहे हैं। इससे बड़ा भी कोई शर्म बेशर्मी होगी? तो ये तो आपके समय से चला जा रहा है, आपके समय में नहीं था क्या? पूछना भी छोड़ दिए हैं, जानते हैं ये बहरी गुंगी सरकार है, ये तानाशाही हिटलरों की सरकार है, ये नहीं सुनने वाली है। इसको तो चुनाव में ही जनता बताएगी और गद्दी से उठाकर फेंकने का काम करेगी। सर, कांग्रेस की स्थिति आपको पता है? देंगे कहाँ है कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, पता है आपको? आप कितने हाशिए पर हैं? आपको अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है बिहार में। ये स्थिति है आपकी। 70 सीट भी मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। पार्टी हम सरकार में आ जाए उसकी चिंता नहीं है हमको, हम जनता की बात करेंगे। जनता के थाली में दाल कैसे परोसा जाएगा उसकी चिंता है जी। आज आप RTR सरकार से निकलवाइए और देखिए कि यहाँ बिहार में 100 में 90% आदमी, 90 व्यक्ति कर्जे में डूब चुका है। आज बंधन बैंक, जीवन बैंक, विभिन्न बैंकों से लेकर घर के बहनों के मां के मंगलसूत्र बिक चुके हैं। और आप बात कर रहे हैं, कौन ऐसा जो है घर नहीं है जो कर्जे में नहीं है? जनता को डायरेक्ट कोई सेवा जी आपने 11 सालों में, नीतीश कुमार बिहार में 20 सालों में सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, अनाज के लेकर, घर लेकर, शौचालय लेकर, मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं सब बेकार की बातें हैं आपके नजरिए में। अनाज ठीक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, अनाज मिल रहा है। जिस देश में 80 करोड़ व्यक्ति को अनाज मिल रहा है, वो भी मुफ्त में लाइन लगना पड़ रहा है भिखारियों की तरह, उसमें आप जो है विश्वगुरु बन रहे हैं। ये दिक्कत है, ये शर्म की बात है। इसको आपकी दिक्कत इससे है कि क्यों अनाज दे रहे हैं गरीबों को? बहुत चाणक्य लोग हैं आपने 70 सालों में, आपने 75 सालों में कम से कम 50-55 साल तो आपने राज किए। 50-55 साल में आपने गरीबी तो नहीं मिटाई, गरीब और ज्यादा पैदा कर दिए। 70 सालों में देश में एक सुई ना बनती थी, आज जो है सब मोदी जी बेच रहे हैं। सर आप हमारी बात कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है ना, 70 सालों में क्यों सुई बनती थी? सुनिए, वर्ल्ड बैंक जो है इसकी तारीफ कर रहा है इंडिया की कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहां, किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? ठीक है सर, 45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया। विकसित देश में हम लोग पीछे हो गए। आप सबसे पावरफुल विश्व कंट्री बन रहा है। विश्व के नेता 100 प्रभावशाली नेताओं में हम निकल गए 21 सालों में। इकोनॉमी के मामले में चौथे पायदान पर हैं, आपको पता होना चाहिए। अखिल साहब, किस दुनिया में रह रहे हैं? भजन गाते रहिए। बिहार में जनता उब चुकी है, भजन गाते रहिए मोदी जी का। बिहार में नीतीश कुमार जी का हम तो आपको एक आंकड़ा नूरा कुश्ती दोनों में चल रहा है जदयू में। हम तो आपको हकीकत से और आंकड़ों से रूबरू करा रहे हैं जो कि है, सत्य है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं अखिल साहब, आपके पास लौटता हूं। आपके पास अभी बहुत कुछ है, लेकिन नए तथ्यों के साथ बात कीजिएगा जी। भूपेंद्र यादव साहब, आपने सुना कांग्रेस के पास आंकड़े है कि नहीं और कितने तथ्य और मुद्दे हैं, ये तो आपने सुन लिया, जो किसी बात पे भरोसा नहीं करते। मेरा यह मानना है कि जो आप जिस बार मोदी जी सौगात लेकर आए हैं बिहार के लिए, जो रूट मैप दिखाया है, कई लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, तो आप क्यों नहीं विपक्ष को भरोसा इस पर हो रहा है? पहला चीज तो मेरा सवाल यह है। दूसरा सवाल एक और बड़ा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हमला किया और पीएम को पॉकेट मार पीएम तक कह दिया, यह कौन सी भाषा है? यह मैं आरजेडी वालों से पूछूंगा, अभी वो जुड़ने वाले हैं। बोलिए सर भूपेंद्र साहब। ऐसा है अजीत भाई, हमारे देश के युग निर्माण पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सिवान की धरती पर आकर के लाखों लोगों का संबोधित किया और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मेरे भाई, और करीब करीब 10,000 करोड़ का जो है ना सौगात देने का काम किया जी।
28 विभिन्न जो है क्षेत्रों में जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी कि यही रफ्तार से यदि दिया जाए तो आने वाला 10 साल में हम विकसित बिहार की ओर जो है ना बढ़ जाएंगे मेरे भाई। जी ये कांग्रेस के लोग, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग तो देश को जो है ना, नौजवानों को शरीर से खून खिंचवा लिया। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है मेरे भाई। अब रही बात हमारे राजद के भाई का, तो अभी नहीं है, मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं आदरणीय नीतीश, ये आदरणीय तेजस्वी जी के लिए मैं एक बात बोलूंगा मेरे भाई अजीत जी। मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर में 2 बेटे हैं। एक बेटा जो तेज प्रताप है, वो जो है सीधा जो है ना बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। और दूसरा बेटा आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तेजस्वी जी, जो बिहार के नेतृत्व करने की बात करते हैं मेरे भाई। तो बांसुरी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति में दोनों में बहुत डिफरेंस है। देख लीजिए, बांसुरी प्रवृत्ति के हमारे तेज प्रताप जी जो सात्विक विचार के थे, जिनका चलिए वो मुद्दा नहीं है कौन सात्विक है कौन सात्विक नहीं है सर, उस व्यक्ति मुद्दा को ये है कि जी अब मेरी बात को पूरा होने दीजिए जी बोलिए सर। और ये जो और लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय तेजस्वी जी, ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं। और उसी आसुरी प्रवृत्ति के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी जी मिल करके, जिसका कोई जमीन नहीं है बिहार के अंदर में, और इस तरह की बात करना एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कितना बड़ा अशोभनीय बात है। इस बात को शायद बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी बड़ा पलटवार किया है सर। भूपेंद्र साहब, कांग्रेस ने सुनिए प्रधानमंत्री देश नहीं है, आप बोलना, देश के चौकीदार हैं। अरे आप बोलना मेरे भाई, वो भी विफल। इधर सुन लो मेरे भाई, ऐसा है हमारे गुमराह नहीं कीजिए कि प्रधानमंत्री देश है। कितने प्रधानमंत्री आए और गए, सर्वमान नेता है और वो सबके साथ सबके विकास की बात सोचते हैं। लेकिन आप लोग परिवार का विकास और परिवार का जो है ना हित की बात करने वाले लोग हो, जिसके कारण है कि बिहार से आप लोगों को, बिहार की जनता जो है ना, पिछड़ा अति पिछड़ा शेड्यूल ट्राइब के लोग आपको खेद करके बाहर कर दिया है देश से। आप लोग कहां किस गलफत में हो मेरे भाई? भूपेंद्र साहब सुन लीजिए, अब मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए अजीत भाई जी, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये पूरी की तरह जो है, ये जितने भी क्राइम का जो है सरगना है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार है मेरे भाई। आज के प्रवेश में इनको कलेजा पर सांप लौट रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और भाई बक्कू से पैसा ले आके दे दिया। अब तो बिहार के जनता विकास होगा, जब विकास होगा तब बेरोजगारी दूर होगी। जो बेरोजगारी दूर करने का ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। और बिहार को विकसित बिहार किस तरह से ठीक है सर, हमारे डबल इंजन की सर डबल इंजन की सरकार से मैं एक सवाल और मेरा ले लीजिए भूपेंद्र साहब। जो लुटेरी पार्टी है, इन लुटेरी पार्टी को बिहार की जनता नहीं सुनने जा रही है और इन लोगों का फितरत में ही है मेरे भाई। ठीक है भूपेंद्र साहब, मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए ये ठीक है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं मोदी जी, बिहार को कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो जनता भी पूछेगी और अपोजिशन भी पूछेगी कि भाई चुनाव के वक्त ही इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो बहुत 20 साल आपको मिला और उसमें आप बिहार की तरक्की को अलग पैदान पर ले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपके ऊपर उठेगा। देखिए सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। मीडिया से लेकर विपक्ष तक, जनता तक, सबके सवाल होंगे और आपको फेस करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा सर। तो ये इसलिए अपोजिशन पार्टी कह रही है कि इतना टाइम क्यों लगता है? डबल इंजन की सरकार है तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी ना, बल्कि स्लो हो गई है। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं अजीत भाई जी, ये जो है लड़काएं के बिगाड़ल बाइन का लोग के बिहार के धरती, ये 55 सालों से 35 साल बिहार पर जो है शासन किया हमारे कांग्रेस के भाई, और 35 साल के बाद जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी शासन किए। और ये जनता बिहार से निकाल करके हमारे बिहार डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार, हमारे सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी और दिलीप जायसवाल जी ने मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया।
ये लोग 2013 तक सरकार में थे मेरे भाई, केंद्र के नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी भी थे। सुन लीजिए, बिहार के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग करने का ये लोग काम नहीं किया। ये लालू प्रसाद जी क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्ला में गले करता चलो, तो इससे बिहार की बदलाव नहीं होगा मेरे भाई। ये लोगों का सोच इतना गलत है कि बिहार की जनता समझ गई है। इन लोगों का सीधा है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के लूटल पैसा से जो है ना जलपान करिए। यही तो इन लोग का सोच है। ठीक है सर, इस मैं लौटता हूं। बिहार भूपेंद्र साहब, निकल बहुत सारे मेहमान। अजीत जी, अब बिहार जो है विकसित बिहार के श्रेणी में जाने के लिए कदम रख दिया हमारे है। पास काफी बिहार की जनता मैं आ रहा हूं सर आपके पास में ही विश्वास करती है। मैं लौटता हूं आपके पास। एकदम अमेरिका ही बन जाएगा बिहार आपसे। अखिल साहब, मैं आ रहा हूं। मेरे भाई अखिल साहब, मैं आ रहा हूं। आप लोग अपने वक्त में ही अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा, और मेहमान भी वेट कर रहे हैं हमारा। जी, कुमारी सोनल जी, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मैं लौटता हूं। सोनल आनंद जी से एक बार पूछ लेते हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं, और जन स्वराज पार्टी एक अलग बिहार की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रही है, और एक अच्छी बात है कि बिहार के को लेकर एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रणनीतिकार रहा है और कई राज्यों में को जिताने में, कई पार्टियों को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है। सोनल जी, क्या लगता है कि जो ये मोदी जी आ रहे हैं और बहुत सारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो सौगात दे रहे हैं, उससे क्या बिहार में आपको नहीं लगता कि इससे बिहार के डेवलपमेंट में एक नया आयाम जुड़ने वाला है? जी। सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं बिहार, तो बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए अनेकानेक योजनाएं लेकर के आए हैं। मैं भाई साहब से ये जानना चाहती हूँ कि इनको बिहार के डेवलपमेंट से तकलीफ है या शायद तभी वो उनके आने से इतना विरोध करते हैं। उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई बिहार में जब भी वो आए हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकानेक योजनाएं लेकर के आए हैं, और उस पर हमारे बिहार की सरकार काम कर रही है और बिहार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जी, आपका वीडियो ऑफ है क्या? एक मिनट सर। जी सोनल जी। जी जी जी, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप बोलिए मैम। मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है, हाँ, वीडियो भी आ रही है। ठीक है, बोलिए मैम। ओके ओके, जी। रहा सवाल आज उनका बिहार दौरे का, तो मैं बताना चाहूंगी 20 जून को 10,000 करोड़ की योजनाओं के साथ बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। मुझे लगता है सोनल जी आप बोल रही हैं एलजेपीआर से। हाँ जी, सोनम जी बोल रही हैं आप? जी जी जी, मैं सोनम बात कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैंने सोनल जी, चलिए उसमें दिक्कत हो गई, सोनल जी से मैंने पूछा था, लेकिन चलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद उनसे पूछ लेता हूं मैं। ठीक है, बोलिए मैम। जी मैं माफी चाहती हूँ, एक्चुअली नाम में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पता चला मुझे। जी ठीक है, बोलिए बोलिए। आप बोलो सोनम बहन, बोलिए बोलिए। अपने सीवान दौरे के दौरान 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देकर 51,000 पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। आज कर चुके हैं जी। और 6,684 लोगों का गृह प्रवेश होगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान 3,132 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं, जबकि 2,229 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार की इतनी असरदार योजनाएं हैं, ये बात समझने की है। 2024 में भी बिहार को विशेष पैकेज 60,000 करोड़ का दिया गया था। मैं बताना चाहूंगी कि बिहार में निरंतर विकास की ओर ही बिहार जा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को अवरोध करने की आवश्यकता है कि भाई बिहार पिछड़ रहा है, बिहार रुक रहा है। बिहार अग्रसर है डेवलपमेंट की ओर और यहाँ के लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है सोनम जी, मैं आपके पास लौटता हूं, आप अपना वीडियो कनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं लौटता हूं। और सोनल आनंद जी जन स्वराज से हैं, प्रवक्ता हैं। मैम, अब आपसे सवाल है, मेरा वही सवाल है कि आप जो मोदी जी ने सौगातें बिहार दिया है, पिछली बार भी आए थे तो बहुत कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, चीनी मिल भी को भी शुरू करने का उन्होंने कहा था, वादा किया था। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिसको वो इसका उद्घाटन किया उन्होंने, और बिहार को कई सौगात दिए हैं। क्या लगता है कि ये सिर्फ आपको चुनावी शगुफा लगता है, चुनावी वादे लगते हैं, या जो जमीनी हकीकत पर चीजें दिख रही हैं वो भी सही है? बोलिए मैम।
माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक ऑन कर लीजिए जी। उनसे पूछ रहे हैं जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सोनल आनंद जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए। हाँ मनीष जी, क्या आप मुझे सुन पा? जी, मेरा नाम अजीत है मैम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी अजीत जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए। हाँ, सबसे पहले अगर आप ये बीजेपी के कैंपेन को देखें या फिर पूरी कंट्री में इसका एनालिसिस करके आप देखें, तो सबसे पहले आप ये इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि बीजेपी पार्टी का एक ट्रेंड बन चुका है। जहां पे भी आप इलेक्शन नजदीक होता है वहां पे वो जाते हैं, बहुत सारे इनॉग्रेशन होते हैं, बहुत सारा अनावरण होता है, बहुत सारे पैकेजेस को दिया जाता है। बट सवाल जो आपने भी इस डिबेट में शुरू किया कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों, ये आपके पास 15 साल था, ये 15 साल में कभी भी ये सारी चीजें हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं आप इसे स्ट्रैटेजी का नाम दे सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी के अंदर ही ये सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और रही बात अगर बिहार में असली मुद्दे की, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ इनॉग्रेशन ही किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि फिर यहाँ रेल दिए जा रहे हैं या फिर आपको रोड्स का शिलान्यास किया जा रहा है या एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है, यही सारी चीजें देखने को मिल रही है। आपने कभी इतने 15 सालों में एक भी इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन रखा? बिहार एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग को आपने कितना आगे बढ़ाया, जो कि बहुत ही बेसिक, जिसमें बहुत रिसर्च या बहुत ही बैकग्राउंड स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिहार को एग्रीकल्चरली पुश कर सकते थे, लेकिन वहां पर फोकस नहीं होके ये बिल्कुल ही जो कहते हैं ना इलेक्शन सेंटर के एजेंडा को टारगेट करना, जो कि आप न्यूज हेडलाइंस में बने रहे। तो हमारा यही कहना है कि रादर देन न्यूज हेडलाइंस के हमको पढ़ने। बिल्कुल मैम, देखिए चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जी, मैं कह रहा हूं सोनल आनंद जी, चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के अनाउंसमेंट तो होंगे और हर पार्टी चुनाव के वक्त के लिए कुछ ना कुछ बैलेंस बचा कर रखती है ताकि उस समय वो उसमें अलग जगा कर वो लोगों को आकर्षित कर सके। ये तो सभी पार्टियां करती है, इसमें कोई नया नहीं है जी। तो वही मेरा कहना है ना कि आप कुछ जो आपने कह रहे हैं कि लास्ट टाइम के लिए आप कुछ मोमेंट्स कुछ रखते हैं जो आप पब्लिक को अपीज कर सके, लेकिन 15 साल का समय आपने बिहार को क्या दिया 15 सालों में? बिहार आज भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार आज भी टॉप पिछड़े स्टेट्स में है, लास्ट 3 स्टेट्स में है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बिहार हर इंडिकेटर पे पिछड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ये बेसिकली। इसके अलावा जितने भी चीज आप देखते जाएं, आप हमेशा रोड्स की बात करते हैं, हमेशा ये आप जो भी चीजें हैं उसकी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट लोगों की जो बुनियादी समस्याएं उसकी बात अभी भी हम नहीं करते। शिक्षा की बात हम अभी भी नहीं करते। जब से जन स्वराज आया है कहीं ना कहीं एक पलायन का मुद्दा शुरू हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। बिहार एक बहुत बड़ा मुद्दा, बिहार बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम रोड्स की बात करते हैं, अगर हम रोड्स की ही बात करें तो इंट्रा स्टेट कम्युनिकेशन उतना ही बेकार है, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन उतना ही बेकार है। विद इन सिटीज आपको अगर ट्रैवल करना हो 50 किलोमीटर, आपको उसमें वो कितना डिफिकल्ट होता है आप जान सकते हैं। रोड्स बनती हैं पर उसमें सारे प्रोविजंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लैक तो है। जल्दबाजी में जब आप प्लानिंग करेंगे और रोल आउट प्रोग्राम्स करेंगे तो वो बिल्कुल कॉन्क्रीट प्रोग्राम कभी भी नहीं होगा। नहीं तो जन स्वराज पार्टी को मैम जन स्वराज पार्टी को क्या ये यकीन नहीं है कि जो 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, उसको अमली जमा में पहनाया जाएगा? ऐसा आपको लगता है? नहीं लगता कि ये आगे चलकर ये कामयाब होगा या सिर्फ चुनावी सगुफे होंगे? बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, बट मुद्दा यह है कि वो पहुंचता कितने लोगों तक है। अभी आपने चर्चा किया कि गृह प्रवेश 1 लाख ग्रामीण PMAY के अंदर UIAY के अंदर हुआ और कुछ शहरी में हुआ, बट अगर आप रिपोर्ट्स के मुताबिक जाएंगे तो करप्शन इस हद तक सीपन कर चुका है हमारे सिस्टम में कि जो पेपर पर नंबर्स दिखते हैं ऑन ग्राउंड आपको नंबर्स मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड कुछ दूसरी बातें दिखती हैं, बट जब आप वास्तविकता में असेसमेंट करेंगे ग्राउंड पे, उसमें बहुत ही का अंतर है। नहीं तो मैम इसका मतलब जो सरकार कह रही है कि 6684 शहरी विकास गरीबों को नए घरों की चाबी सौंपी गई, इसमें भी मतलब गलत आंकड़े हैं ये। आप मानती, इसे सही आंकड़ा मानती है या गलत आंकड़ा मानती है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा कहना है कि ऑन पेपर है ये, और आप अगर ये प्राइमरी सर्वे करेंगे ना आप खुद इसमें डिफरेंसेस पाएंगे। तो आप अगली बार जब हम आपको बुलाएंगे तो एक बार इसके अगर गलत आपको लगता है तो आंकड़े आप भी दे सकती हैं। और जमीन आसमान का अंदर होता है जी। ठीक है बिल्कुल। सोनल आनंद जी, मैं लौटता हूं आपके पास।
उर्मिला ठाकुर जी आरजेडी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आंकड़ा का मतलब समझती हैं, ये अकाउंट में पैसा जाता है पीएम का, जो पीएम का जो योजना है ये सीधा अकाउंट में जाता है। ठीक है सर, और इसमें गड़बड़ी मैं आता हूं सर, आप सबका जवाब दे दीजिएगा। बेहतर पता होगा जी, अकाउंट की कैसे डाइवर्ट होता है, कैसे करप्शन का रूप लेता है, ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। जी, डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। नहीं तो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है मैम, आप कोई पहले वाली बात नहीं रहेगी, आपको कोई और भाया कुछ जाना है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, डीबीटी है, लेकिन क्या डीबीटी के बाद करप्शन नहीं सीपन है क्या? अरे तो आप ही ले लीजिएगा, तो वो क्या करेगा गरीब आदमी? आप जैसे आदमी मिलेगा मार्केट में उसको ठग लेगा, तो वो ठगा जाएगा। तो साहब देखिए, आपको अगर करप्शन, अगर आप फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनको वेलकम कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप बोलिए कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। उर्मिला ठाकुर जी, आपके नेता ने एक बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी पर। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा वर्ड यूज किया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को उन्होंने पॉकेटमार मोदी कहा है, पॉकेटमार पीएम कहा है। इस तरह की नीचे शब्दों का मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए राजनीति में ना। जी बोलिए मैम। अजीत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे दिखाया गया है और है भी। ये हमारे आदर्श नेता नहीं बोलते हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है, जो हम लोगों का रिपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, बिहार हो या कहीं भी मीटिंग करते हैं, तो 100 करोड़ खर्च होता है, और ये सरकारी खर्च पे जो मीटिंग कर रहे हैं वो बिहार के पैसा है, और बिहार के पॉकेट, जो गरीब गुरबा यहाँ की जनता है जो हर क्षेत्र में पीछे है, उनके पॉकेट से जाएगा। इसीलिए उनको पॉकेट मार प्रधानमंत्री कह दिए, तो कौन सी बड़ी बात किए? आप आ रहे हैं, आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर इस तरह की बातों, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगी, इस तरह की खर्चों पे नीचे स्तर की शब्द का इस्तेमाल होगा, तो ये ठीक नहीं है ना। वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और मुझे लगता है कि आप अपने शब्दों का सही चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की गरिमा है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बिहार जैसे गरीब, बिहार में 2014 से लेकर जब भी आए हैं 200 से ज्यादा, और हर दिन जो है 100 करोड़ इन पर खर्चा होता है। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए वो हर गरीब के पॉकेट पर असर पड़ रहा है, और आप जनता की गाढ़ी कमाई को सरकारी जो है आप अपना मीटिंग पे खर्च कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री। तो आप सरकार जनता का पॉकेट मारी नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? दूसरी बात, आप जुमलों के साथ आप आते हैं, जब चुनाव आती है तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि आप विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आ रहे हैं या विशेष पैकेज देने के लिए आ रहे हैं? पर यहाँ का जो अचेतन अवस्था में जो मुख्यमंत्री जी आज हैं, उन्होंने गिरगिराते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को जब प्रधानमंत्री ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम नहीं किए। क्या तो मैम उर्मिला जी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है प्रधानमंत्री ने, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं कम करने के लिए आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी कमर तोड़ महंगाई कम करने के लिए आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी जो उजाला योजना के तहत कहते फ्री में गैस सिलेंडर और गैस दिया तो है ना मैम? महिलाओं आपको उज्ज्वला के तहत आपको गैस भी दिए हैं कई लोगों को, आपको घर भी मिल रहा है, जिसका आंकड़ा उन्होंने दिया 6,000-7,000 के आसपास लोगों को घर मिला है। अब मेरा सवाल सुनिए मैम, सुना उर्मिला जी, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए। जब से प्रधानमंत्री बैठे, गरीबों का, बिहारियों का घर जो 4 लाख जो 6 लाख खाता था, ये 4 लाख कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या 15 लाख रुपया जो कहे थे वो देने के लिए आ रहे हैं, और भारतीय को जो जनधन खाता खुलवाए थे, सारा धन योजना हो गया, वो देने के लिए आ रहे हैं। ये 15 साल पहले ये हुआ। अच्छा ठीक है, 15 साल पहले, आज आप मेरा सवाल सुन लीजिए। 15 साल से हो, 20 साल से आप लगातार बोलेगा तो कैसे चलेगा मैम? सत्ता की उर्मिला जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। करके गरीब जनता को चूल्हेबाजी कर रहे हैं चुनाव के टाइम। सुन लीजिए उर्मिला जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप सवाल नहीं सुन के लगातार भाषण देने का पंच थोड़ी ना है।
मंत्री आते हैं, सुनिए उर्मिला जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। जनता के खर्चे पर 100 करोड़ खर्च करके जाते हैं। आवाज, मेरे सवाल तो सुनिए। आप लगातार बोलेगा तो थोड़ी ना चलेगा ऐसे। होने वाली नहीं है, वो कभी मिलने वाली नहीं उर्मिला जी, है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिहार को सिर्फ और सिर्फ बिहारी को अपना क्यों बाहरी और गुजराती चाहिए? सारा बजट, देश का बजट का आधा से अधिक आप गुजरात भेजते हैं और बिहार के अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मेरे सवाल सुनिए उर्मिला जी। उर्मिला जी सवाल मेरा सुनिए, तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। तेजस्वी सुनिए जी के मेरी बात। मौसेरा भाई हैं। ठीक है, ठीक है। अब उनको मैडम सुनिए मेरा बात। उर्मिला जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी इनका मौसेरा भाई लगते हैं, वो कहाँ के हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तेजस्वी के मौसेरा भाई हैं। विजय मोदी गुजरात का द्वारकाधीश के यहाँ से धरती से भूपेंद्र साहब, अब मुद्दे से नहीं भटकते हैं। कह रहे हैं आप लोग? भूपेंद्र साहब रुक जाइए, मुझे सवाल ले लेने दीजिए उनसे। अब लुटने के लिए नहीं मिलेगा। भूपेंद्र साहब रुक जाइए। भूपेंद्र साहब, उर्मिला जी मेरे सवाल सुनिए। उर्मिला जी, मैम आप लोग आपस में लड़ेंगे तो नहीं चलेगा ना, मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, उर्मिला जी सुनिए, सवाल सुनिए। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। ठीक है, सुनिए मैडम, सुनिए तो सही। आप लोग आरजेडी वाले सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। अंबानी के यहाँ भूपेंद्र साहब आप भी लगातार बोल रहे हैं। दोनों आदमी का ऑडियो डाउन कीजिए, डाउन कीजिए दोनों आदमी का ऑडियो। आपको भी लग गया था क्या? आप लोग लगातार बोलेंगे कैसे चलेगा? गई थी ना झोला टांग करके बाले बच्चे। उर्मिला जी, लालू जी, अलाउद्दीन और मीसा भारती गई थी ना काख में बैग टांग करके अंबानी जी के यहाँ। भूपेंद्र साहब सुनेंगे आप मेरी बात? आप लोग सुनिए प्लीज, आपस में मत बातचीत कीजिए, और मेहमान भी वेट कर रहे हैं। आप देखिए भूपेंद्र साहब, तो जनता की अदालत में दे दिए। भूपेंद्र साहब रुक जाइए आप। उर्मिला जी, है और कृपा से आप लोग की तरफ चोर दरवाजे से नहीं भेजते हैं। उर्मिला जी रुक जाइए प्लीज। मैम आपसे मैं आ रहा हूं, अभी और मेहमान भी वेट कर रहे हैं। आप मेरे सवाल तो सुन लीजिए। आप मेरे सवाल, आप जुमले बरसात मत करिए और झूठा फरेब जो है बिहारी समझ चुकी है। आपको अरे आपको डॉक्टर कौन बना दिया? उर्मिला ठाकुर कौन डॉक्टर का उपाधि दिया? कोई डॉक्टरेट का लक्ष्य। अरे भूपेंद्र साहब आप पर्सनल मत होइए प्लीज। क्या बात करती है? आप अपनी बारे में बोलिए सर प्लीज। बैठ करके भूपेंद्र साहब क्या बने आप हमारा सर्टिफिकेट कीन करके लालू जी वाला में बनी होगी। ऑडियो भाई, लालू जी सर्टिफिकेट। भूपेंद्र साहब का ऑडियो डाउन कीजिए, उर्मिला जी का डाउन कीजिए ऑडियो। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप लोग से मेरी गुजारिश है, आप लोग अपनी बारी में बोलेंगे तो हम लोग चर्चा को अच्छे ढंग से आगे ले जा पाएंगे, वरना ऐसे आपस में आप लोग लड़ेंगे तो नहीं चलेगा। जनता क्या सोचेगी? मैम आप लोग एक इतने बड़े पार्टी के आप लोग प्रवक्ता हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं, कैसे चलेगा ये? उर्मिला जी मैं आ रहा हूं, मैम मैं आ रहा हूं आपके पास। उर्मिला जी मैं आ रहा हूं, उर्मिला जी मैं आ रहा हूं, वेट कीजिए प्लीज। संजय जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? संजय जी आवाज मिल रही है सर आपको? जी आ रही है सर। प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी यात्रा है, सिवान की यात्रा पर है, और सिवान क्यों है इसके मायने भी आप समझते हैं। उर्मिला जी आप शांत हो जाइए प्लीज, पानी पीजिए। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं आपके पास। आप लोग लगातार बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए। जी सर, सिवान ही क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि सिवान में जो 24 विधानसभा की सीट हैं उस पर सीधी नजर है, और यहां जो स्थिति पिछले बार थी वो ये थी कि 24 में से 14 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है वहां पर। तो क्या यही वजह है कि इस जगह को चुना गया? क्या लगता है आपको? देखिए बिहार में मोटे तौर पे जो मैं कहूं, मेरी समझ है जी, कि इस समय एनडीए कमजोर विकेट पे जी, और महागठबंधन में उत्साह है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जी, क्योंकि जवाब नीतीश कुमार को देना है। लालू यादव के जंगल राज का चाहे जितना ढिंडोरा पीट ले जी, जो युवा पीढ़ी है उसने उसको देखा ही नहीं है। उसको आप कितना भी घोल के पिला दे जंगल राज, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो जिस तरह का क्रिमिनल इंसिडेंट्स इस समय हो रहे हैं बिहार में, वो दिखाई दे रहा है लोगों को, वो समझ में आ रहा है। वो दिख रहा है कि पटना में कैसे सरेआम सड़कों पे गोलियां चल रही, जी, ये लोगों को दिख रहा है।
तो ये इससे जनता खुद को ज्यादा रिलेट करती है। इसलिए जो है ये समझाना आसान है महागठबंधन को जी कि भाई देखो हमें मौका दो, ये शासन नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है सर, आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं संजय जी, आज के परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट में आज पे ही आ रहा हूं जी। आज जैसे मोदी जी आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने 10,000 करोड़ का सौगात दिया जी। उन्होंने करीब 7,000 लोगों को घर की चाबी दी। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का बताया, मेक इन इंडिया जो है, यहाँ इंजन बनेगा, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका जाएगा। दीज आर गुड थिंग्स, अच्छी चीजें हैं। बिहार में पहले होनी चाहिए थी, देर से हो रही है। बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, ये भी अच्छा है। एक बार शिलान्यास हो गया तो धीरे धीरे किसी न किसी सरकार में बनी जाएगा। तो ये सब ठीक है, चुनाव के समय नेता करते हैं, ये भी कर रहे हैं और इसमें विरोध करने की कोई जगह नहीं। लेकिन जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मोदी जी ने यहाँ आकर चुनाव का मैदान सेट किया है और उन्होंने मैदान को रीबिल्ड किया है। बिल्कुल जी। अब देखिए कि रीबिल्ड कैसे किया है। पहले वो आए थे जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद आए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और तमाम तरह के बदला लेंगे और दांत खट्टे कर देंगे टाइप से बहुत सारी बातें कही। लेकिन आप देखिए कि इस बार न तो उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया, न पाकिस्तान का जिक्र किया, न उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने इन सबको भूल गए। उन्होंने ट्रंप की चर्चा की और कहा कि हम विदेश से लौटे हैं अभी, और विदेश में जो है हम 5 किलो राशन जो दे रहे हैं अपने देश की 80 करोड़ जनता को, इसकी बड़ी तारीफ हो रही। लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम लिया, लेकिन ट्रंप ने जो 17 बारी बोला कि हमने सीज फायर करवाया, सीज फायर का उन्होंने नाम नहीं लिया कि ट्रंप सच बोले या ट्रंप झूठ बोले। सारे एक तरह से उन्होंने बिहार के लोगों को कहा, आज के डेट में पेपर में सारे जगह छपा बिहार के लोगों को कहा रेफरेंस नहीं था, ट्रंप का कोई इसमें लेना देना नहीं था, ट्रंप ने खुद बोला है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए कि पाकिस्तान जो है हमारे एजेंडे पे अब नहीं है जी। पहलगाम हमला हमारे एजेंडे पे नहीं है जी। ऑपरेशन सिंदूर हमारे एजेंडे पे नहीं है जी। और जो उन्होंने भुवनेश्वर जाकर जो बात कही कि ट्रंप ने हमें फोन करके बुलाया, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया, विनम्रता से मना कर दिया। और उन्होंने एक हास्यास्पद उसकी दलील दी कि चूंकि उड़ीसा में 1 साल सरकार का पूरा हुआ है और इस मौके पे मैं भगवान जगन्नाथ के साथ रहना चाहता था। सुन लीजिए, भगवान जगन्नाथ के साथ रहना चाहता था, इसलिए ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया। दुनिया में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती है कि दुनिया का नंबर 1 का देश आपको बुला रहा है फोन पे करके, और आपने न्योता इसलिए ठुकरा दिया कि आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में क्यों आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को जाना ही चाहिए था और उसको ठुकराना इतना नामुमकिन है? नहीं, ऐसा क्यों लगता नामुमकिन है सर? प्रधानमंत्री अगर देश के लोग को उल्लू समझते हैं, नहीं सर, सुन लीजिए एक सवाल। नहीं बैठा हुआ है। जो सीज फायर को लेकर ट्रंप का जो बयान आ रहा था बहुत पहले से भी चल रहा है, आपको पता होगा कि आज के पेपर में, हर पेपर में छपा हुआ है कि ट्रंप ने मना किया। अरे भाई, विक्रम मिश्री का बयान छपा हुआ है जो चलिए सर, चलिए ये मुद्दा नहीं है, हमारा ये मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, ठीक है, ये मुद्दा नहीं है संजय जी, मुद्दा ये है, मुद्दा सुन लीजिए, मुद्दा क्या है सुनिए सर। संजय जी ट्रंप अभी मुद्दा नहीं है संजय जी, मुद्दा ये है, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। सवाल ये है कि जो राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है, में मोदी ने, ट्रंप ने, सुन तो लीजिए संजय जी, संजय जी सुन लीजिए मेरी बात, संजय जी सुनिए मेरी बात सुनिए। जो राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की है पीएम मोदी ने सिवान में, उसको तो आप समझते हैं ना, उसको समझ रहे हैं ना कि सिवान में ही क्यों? मैंने बार बार पूछा, और जो राजनीतिक समीकरण वहां बनाने की कोशिश है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं ना सर। सिवान के पूरे भाषण को आप मोदी जी का सुनिए। मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, पाकिस्तान, ट्रंप, इन सब पर हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हमको चुनाव लड़ना है डेवलपमेंट एक्टिविटी पे। तो अच्छी बात है ना सर। गरीब गुरबा के लिए काम किया है, हमने जो शौचालय दिया है, हमने जो प्रधानमंत्री आवास दिया है, हम जो
5 किलो राशन दे रहे हैं, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना सर। एक बात बता दें, एक बात याद रखिए कि ये 5 किलो राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने बनाया था, उसी के तहत दिया जा रहा है। अगर ये एक्ट आज नहीं होता कांग्रेस के सरकार में बना हुआ, तो मोदी जी अपने जेब से 5 किलो अनाज नहीं दे पाते। ये मोदी जी को सर सिर्फ एक्ट बनने से तो नहीं होता ना सर, उसके लिए विल पावर चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, ये मानना चाहिए आपको सर। अब कांग्रेस ने किया था, उसकी आधारशिला रखी थी, बस आधारशिला रखने से क्या होता है, कांग्रेस ने तो बहुत जगह आधारशिला रखी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। 5 किलो मुफ्त राशन बांट पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आप भूपेंद्र साहब, अब बहुत सारे बातें आपने सुन ली, बहुत सारे इल्जाम भी आप पे लग गए। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। ठीक है सर, मुद्दे से आप भटक गए थे, मैं लेकर आया आपको सर। बाकी पॉलिटिकल बात पॉलिटिशियंस करेंगे। ठीक है, उनका मुद्दे पर सर थोड़ा सा, जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए मैंने बोला था आपको कि आखिर सिवान ही क्यों, क्योंकि सिवान में जो 24 मोदी जी 15-15 लाख देने की बात कहते, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे। अब काला आप भी कहां चले जाते हैं? 45 लाख देना चाहिए सर, उनको। जो राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है वहां सिवान से, उसको समझने की जरूरत है। सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए संजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए 30 सेकंड दे दीजिए। आज ही खबर आई है कि स्विस बैंक में 37,600 करोड़ जमा हो गया है, 12,000 करोड़ की जगह 3 गुना बढ़ गया है। किसका जमा हो गया जो सर? 15 लाख देना था मोदी जी को, अब 45 लाख देना पड़ेगा। किसका जमा हो गया सर, ये भी बता दीजिए। किसका जमा हो गया ये भी बता दीजिए सर। 37,600 करोड़ जमा हो गया। नहीं तो किसका है सर वो, सरकार बता दीजिए किसका है? काला धन है, काला धन। हाँ तो किसका है वो? इसी काला धन को लाकर 15-15 लाख मोदी जी ने बांटने की बात कही थी। तो आपको लगता है कि अब मिल जाएगा? 3 गुना हो गया तो 3 गुना देंगे ना, 45 लाख। चलिए सर, तो हम इसको और 5 गुना होने की उम्मीद करते हैं कि हो जाए, उसके बाद हम लोग सबको मिले। हम तो आस लगा के बैठे हैं कि मोदी जी देंगे 45 लाख तो कुछ काम चले आगे। हाँ सही बात है सर, ठीक है सर। भूपेंद्र साहब, आपने सभी को सुना, सवाल कई हैं आपके लिए। भूपेंद्र साहब को कई सवाल हैं, खासकर आरजेडी का सवाल यह है कि आप लोग हमेशा जो है वो सगुफे लेकर आते हैं, कोई वादे पूरे नहीं करते। आपके पास बहुत सारा वक्त था आपको वादे पूरे करने का, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो और इसका जवाब देने से पहले मेरी सारे पैनलिस्ट से गुजारिश है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें, जिसकी बारी जब आए वही बोले। इससे फायदा ये हुआ कि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा मौका दे पाएंगे और हम जो डिस्कशन चाहते हैं, जिस मुद्दे को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपनी बात जो पहुंचाना चाहते हैं जनता तक, वही पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। जी भूपेंद्र साहब बोलिए सर। देखिए ऐसा है कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको वैसी ही दृष्टि होती है मेरी। अजीत जी, बिहार के अंदर में इतनी बड़ी सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज 10,000 करोड़ का दिया, उस दिन 49,000 करोड़ का दिया। ऐसे ऐसे करके जो है ना इतनी बड़ी बड़ी सौगात मिल रहा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की जनता के कैसे इनकी माली हालत ठीक हो, कैसे हमारा विकसित बिहार बने, इस पर हमारे पूरे डबल इंजन की सरकार ने सोच बनाए रखा। लेकिन अभी क्या है कि खगौल स्टेशन से 7 बक्कू झूठ उतरा है और 7 बक्कू झूठ लालू परिवार अकेले उठा लिया है स्टेशन पर चैन पुलिंग करके। और उठा करके क्या किया है कि पूरा झूठ निकाल करके टीवी चैनल पर छोड़ रहा है। रे भाई, ये पूरे बिहार में सब नौजवान को, ये सब हमारे माई बहन को, ये जो माई बहन योजना है वो चलाने की बात करते हैं, जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं वो योजना चलाने की बात करता है मेरे भाई। पूरे बिहार के अंदर में 6 लाख महिलाएं हैं मेरे भाई। यदि 5 लाख, मान लिया कि 1 लाख बचिया को हटा दिया जाए उन्हीं के मुताबिक, तो 5 लाख महिलाएं को 2500 रुपया देने के लिए इनको 1,54,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। हाँ भूपेंद्र साहब, ये झूठी आश्वासन जो है। भूपेंद्र साहब, आप पिछले बार तेजस्वी जी ने खटाखट टकाटक वाला जो भाषण दिया था, खटाखट वाला, वो तो फेल हो गया ना, तो अब इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, ये खटाखट कर रहे हैं। नहीं तो वो तो फेल हो गया ना। उनका जो ये मंत्र था, प्रदेश की जनता सुनिए, इनको माफ नहीं करने जा रहा है। प्रदेश की जनता ने उस पर नकार दिया था। मैं आ रहा हूं उर्मिला जी, आ रहा हूं अभी। जी बिल्कुल आ रहा हूं। ये तो अपने भाई को मान सम्मान नहीं रखे। फिर आप लोग, उर्मिला जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए।
अजीत भाई जो उर्मिला जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज मैम बीच मत बोलिए। भाई तेजस्वी जी भाई को नहीं रख सके। उर्मिला जी आपकी आवाज कट रही है, मैंने गुजारिश की थी कि आप लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। और वैसे लोगों को बिहार जनता में सौंपेगी, ये कभी नहीं हो सकता है। आने वाला 2025 चुनाव में ये तेजस्वी जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देगा मेरे भाई। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, मेरी माताजी मुख्यमंत्री, तो अरे भाई काहे क्यों बेचैन है तुम मुख्यमंत्री बनने के लिए भाई? क्यों बेचैन हो? लालू यादव ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। अरे संजय जी आप भी अब बीच में कूद गए तो भाई आप तो और बिहार के अंदर क्या मुख्यमंत्री बनेगा? आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री लालू जी ने कह दिया। लालू जी की बात कौन मान रहा है आज के डेट में? लालू जी की बात कौन मान रहा है बताइए ना सर। अरे आप नहीं जानते हैं अजीत भाई, लालू जी एक आवाज बोलते हैं तो बिहार का हमारा कम से कम 50% गरीब जनता सुनती है। ठीक है सर भूपेंद्र साहब, ठीक है आप उर्मिला जी को बोलने दीजिए क्योंकि बहुत देर साथ उठाई रखी है और अखिल साहब के पास मुझे पहुंचना है। पूरा बिहार की जनता जानती है। ठीक है भूपेंद्र साहब मैं आ रहा हूँ। भूपेंद्र साहब ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपकी बात हो गई सर। भूपेंद्र जी आपकी बात हो गई। उर्मिला जी बोलिए मैम। ये लोग लुटेरी पार्टी है। बोलिए बोलिए उर्मिला जी बोलिए मैम। भूपेंद्र जी पार्टी से क्या होगा बिहार को? दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ अजीत जी। बोलिए मैम। अजीत जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए 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 मैम बोलिए। अजीत जी मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए बोलिए मैम। अजीत जी हाँ इन्होंने कहे कि ये जो है कहां से लाएंगे। हमारे आदरणीय नेता जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जब बोले थे कि मैं सत्ता में आऊंगा जनता मालिक, तो कैबिनेट में मेरी जब पहली कलम उठेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी दूंगा। ये लोग कह रहे थे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखता है, कहां से लाएगा। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंडिकेट करके लोग कहते थे बाप के यहाँ से लाएगा। नियत और नीति सीखिए। तेजस्वी यादव से काम करने का इरादा पक्का हो। आपने कहा कि 2500 रुपया कहां से आएगा। अरबों अरब का आपने 20-20 पुल गिराने का जो काम किया उसी रुपये से महिला सब सुखी हो जाएगी। हम लोग आप लोग के तरह घोटाला नहीं सकते हैं। गिरा गिरा के पुल सिंचन घोटाला को याद कीजिए। और मैं कहना चाहती हूँ आपको बगल में झारखंड में हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। पता कर लीजिए महिला को 2500 मैया योजना के तहत मिल रहा है कि नहीं। नीति और नियत ठीक हो तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। और बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने वाला एक ही बेटा है बिहारी, वो है सब पर भारी। 36 हेलीकॉप्टर घुमाने के बावजूद बैलेट पेपर में आपने पोस्टल बैलेट पेपर का गिनती नहीं किया, फिर भी जो है 12,000 वोट से तेजस्वी जी पीछे थे। इस बार 12 लाख से पीछे हो जाइएगा। तंत्र लगने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपेंद्र जी आरा फेंक देंगे। हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं और करके उन्होंने दिखाने का काम किया। ठीक है उर्मिला जी उर्मिला जी आपकी बात पूरी हो गई मैम। अब आपकी बात पूरी हो गई। सब गाय का चारा खा गए जदूवंश का में पलटी मार गए जिसके कारण नहीं हो पाया। आपके तरफ पेपर लीक नहीं होगा। आपने देखे कि ठीक है उर्मिला जी आपकी बात हो गई मैम। अब आप लगातार बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है आपकी बात हो गई। अब आपकी बात हो गई, समय कम है। अखिल साहब आप 30 सेकंड आपके लिए सर। बोलिए सर, क्लोजिंग कमेंट दीजिए सर। अरे उर्मिला जी बोलने दीजिए, कांग्रेस को ही बोलने दीजिए। आप कांग्रेस को भाव नहीं देती भाई, ये दिक्कत है। कांग्रेस को आप बिहार कांग्रेस को भाव ही नहीं दे रही आरजेडी। आप देख रहे हैं अखिल साहब, आपको भी बोलने का मौका नहीं दे रही है उर्मिला जी। 2500 रुपया प्रत्येक महिला को जाएगा तो जाएगा। अरे हो गया मैम। अब एक ही बात को कितनी बार बोलेंगी आप? ठीक है उनका ऑडियो डाउन कीजिए। खाली खोखा है, ऑडियो डाउन कीजिए उनका। सुरक्षा पेंशन 400 जगह पर। ठीक है उर्मिला जी हो गया, आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है अखिल साहब 30 सेकंड आपके लिए, जल्दी बोलिए सर। बोलिए सर, अपनी बात रखिए, क्लोजिंग कमेंट। जी अजीत जी बोलिए सर। जिस तरह से भूपेंद्र यादव जी अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी मर्यादा जनता भी देख रही है। और सिर्फ तर्क करना, मुद्दों पे कोई बात नहीं करनी,
अरे बार बार एक ही बात विपक्ष कह रहा है। आप हमको गाली देकर क्या कीजिएगा? हमको गाली देकर अगर आप सरकार बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। हमको गाली दीजिए, लालू जी को गाली दीजिए, ठीक है। नहीं ठीक है, मैं खोखा ही सही। ठीक है सर, ठीक है, हमको आपकी बात हो गई सर। दीजिए, लालू जी को गाली दीजिए, आप सरकार ठीक है सर, बचा लीजिए। अखिल साहब अब वक्त की कमी है, ठीक है, वक्त की कमी है थोड़ा। आप लोग बहुत शालीनता से बात को सुनिए। अखिल साहब, मैंने सुनी अखिल साहब वक्त की कमी है। किसी के बीच में नहीं बोला जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। सोनल आनंद जी, सुनी बात। सोनल आनंद जी क्लोजिंग कमेंट मैम। सोनल आनंद जी क्लोजिंग कमेंट मैम, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बात तो आप सुने नहीं। बोलिए बोलिए सोनल जी। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए। 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट, वक्त कमी है सर। मैम जल्दी बोलिए। हमारा जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता के तौर पूरी पार्टी के बेहद पे हमारा यही कहना है कि जब सरकार काम करती है तो सरकार चाहती है कि उसकी बीट थपथपाई जाए, उसकी वाहवाही की जाए, लेकिन साथ में आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा जो काम अधूरा रह गया है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा थी और वो एक्सपेक्टेशन आप डिलीवर नहीं किया, वहां भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल। तो बीइंग पार्टी हम यही काम कर रहे हैं कि आपने स्कीम्स तो बहुत लॉन्च किए, लेकिन क्या स्कीम्स का जो उद्देश्य था हम वहां तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल, सरकार पर सवाल है कि भाई स्कीम आप बहुत लाते हैं लेकिन उसको सही टाइम पे पूरा नहीं करते। ठीक है मैम, धन्यवाद। कुमारी सोनम, 30 सेकंड काम पहले किया होता तो शायद ये रिजल्ट्स आज आपको ग्राउंड पे दिख रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आज आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, आपके दिख रहा है सवालबाजी में धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, कुमारी सोनल जी, सोनम जी बोलिए मैम, 30 सेकंड आपके लिए। चलिए, आवाज उसे कनेक्ट हो रहा है। संजय कुमार जी 30 सेकंड सर आपके लिए क्लोजिंग कमेंट हो मैं जानना चाहूंगा इसमें सिर्फ कि ये जो सौगाते मोदी इस बार मिला है उससे आप भी मानते हैं कि इसमें बिहार के डेवलपमेंट में काफी कुछ इजाफा होने वाला है? जी बोलिए सर, 30 सेकंड सर। देखिए, डेवलपमेंट में कितना इजाफा होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, मोदी जी पहले भी 1.25 लाख करोड़ का ऐलान कर चुके हैं 2015 में जी, लेकिन आज तक वो आया नहीं। विशेष राज्य की बात भी बार बार हुई लेकिन वो भी मिला नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई, बिहार के कई यूनिवर्सिटी की, वो आज तक हुआ नहीं जी। तो ये शिलान्यास अच्छी बात है, एक उम्मीद जगाने वाली बात है, लेकिन कितना धरातल पे ये उतरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा भूपेंद्र साहब। उम्मीद है कि लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से एनडीए की सरकार को जूझना पड़ेगा जी। और बिहार का चुनाव जो है अब ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं, जाति पाति और सरकार के काम के आकलन पे होगा। बिल्कुल, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष का भी, मीडिया का भी और जनता का भी। और उम्मीद करते हैं कि इन सवालों पर सत्ता पक्ष के लोग पूरा जवाब देंगे और अपनी बात को रखेंगे ताकि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं बिहार के, वो सॉल्व हो सकें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 45 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पीएम मोदी का 5 महीने में 4 बार बिहार दौरा बहुत कुछ बयां कर गया है। राहुल भी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है, जहां पर बयान भी हैं, सवाल भी हैं, हमला भी है और जवाब का इंतजार बिहार की जनता कर रही है। आप बने रहिए टीवी 45 के साथ। नमस्कार।